जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 025821 का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है वो दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जहाँ पे कहता है कि यदि 1 × 10 = 9, 2 × 10 = 18, 3 × 10 = 27, उसी वे के अंदर 8 × 10 क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का आपको साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि 1 × 10 कर दिया तो क्या आ गया 10, लेकिन इसको आगे जाके दोबारा एक बार माइनस करना पड़ेगा, यानी इसी संख्या को माइनस भी करना पड़ेगा। तो अपन को क्या मिल जाएगा 9। सिमिलरली आगे भी देखो ये चीज लग रही है, 2 × 10 करेंगे 20, और वापस से इसको ही माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 18। आगे भी ये चीज लागू हो रही है कि 3 × 10 करेंगे तो 30, और इस बार इसको माइनस कर दो 3 को, तो आ जाएगा 27। तो सिमिलरली क्या होगा 8 × 10 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 80, और 80 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 8, तो क्या आ जाएगा आपका 72। यही आपसे पूछा था। क्लियर हो गया पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो दिया गया है आपका ब्लड रिलेशन से। तो अपन यहाँ से डायग्राम बनाएंगे। इसने कहा रघु तथा बाबू जो है वो ट्विंस है। तो देखो, अगर दोनों भाई हैं तो सीधी सी बात है एक ही जनरेशन के होंगे। तो रघु और ये बाबू अपना, दोनों पे क्या आ गया प्लस, क्योंकि मैं मेल को क्या लूंगा प्लस और फीमेल को क्या लूंगा माइनस, महिलाओं को माइनस और पुरुष को प्लस। ठीक है। आगे क्या कहता है, बाबू सिस्टर इज रीमा, यानी बाबू की बहन कौन है रीमा। तो देखो इसकी बहन बना दिया रीमा। ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, रीमाज हस्बैंड इज राजन। तो रीमा का जो हस्बैंड है वो कौन है राजन। तो ये हस्बैंड बना दिया, दोनों एक ही पीढ़ी से है। फिर रघुज मदर इज लक्ष्मी, यानी ये जो रघु है इसकी मदर कौन है लक्ष्मी। ठीक है, मदर है तो एक पीढ़ी ऊपर। उसके बाद क्या कहा, लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश। तो लक्ष्मी का हस्बैंड कौन है राजेश, ये बन गए। उसके बाद क्या पूछा, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, यानी राजेश क्या लगता है राजन का। राजेश क्या लगता है राजन का, तो राजन को अपने आप की जगह रखो कि ये मैं, ये मेरी वाइफ, ये मेरे वाइफ का भाई यानी मेरा साला, और ये भी मेरा साला हो गया, और ये मेरी कौन होगी सासू माँ, और ये सासू माँ के हस्बैंड क्या हो गए मेरे ससुर। तो बेसिकली राजन का जो राजेश है वो ससुर लगते हैं, यानी क्या आंसर आ जाएगा ए। देखो दामाद नहीं आएगा इसमें, ये नहीं पूछा है कि राजन क्या लगता है, इसमें पूछा है राजेश क्या लगता है राजन का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है और लास्ट में आपको पूछा गया है। तो इसने बोला कि दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ा। इन विच डायरेक्शन आर यू गोइंग एट द टाइम यू फिनिश द रेस, यानी कहने का मतलब आपको बस ये पूछा है कि अंतिम में आप किस दिशा में जा रहे हो। तो देखो जब तक किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं पूछी जाती, फिर से सुन लेना, जब तक किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मतलब किसी बिंदु के सापेक्ष, चाहे वो प्रारंभिक बिंदु हो चाहे अंतिम बिंदु के सापेक्ष हो, किसी बिंदु के सापेक्ष अगर दिशा पूछता है तो अपन को डायग्राम बनाना है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना है। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना है कि जो जर्नी स्टार्ट की थी वो कौन सी डायरेक्शन थी, वो थी यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर, यानी आपने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद सिर्फ राइट लेफ्ट देखना अपन को, और 4 किलोमीटर दौड़ना शुरू करे, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद लेफ्ट की ओर यानी बाई ओर मुड़े। ठीक है, एल लिख दिया। और मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े, फिर बाई ओर मुड़े यानी दोबारा लेफ्ट मुड़ गए। ठीक है। 5 किलोमीटर दौड़े फिर बाई ओर घूमे, यानी तीसरी बार आप बाई ओर घूम गए। ठीक है। फिर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ दौड़ समाप्त करने से पहले आप एक बार फिर बाई ओर मुड़े, तो यानी दोबारा बाई ओर मुड़ गए। ठीक है। और 1 किलोमीटर दौड़ा। अब बताओ, आप 4 बार लेफ्ट मुड़ गए, 4 बार चाहे राइट मुड़ो चाहे लेफ्ट मुड़ो, अब वापस उसी डायरेक्शन में आ जाओगे। जिस डायरेक्शन में आप गए थे वापस उसी डायरेक्शन में आ जाओगे, यानी आप वापस से कौन सी डायरेक्शन में आ जाओगे, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाओगे। क्लियर होगी बात। तो सीधी सी बात है कि जब तक आपको किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं पूछेंगे डायरेक्शन, अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या किया गया है देखिए कि 26 कैसे आ सकता है यहाँ से। तो आप बोलोगे सर 11 प्लस 5 करें तो 16 आता है, और 16 प्लस 10 करें तो 26 आता है, ठीक है। 9 प्लस 4 करें तो 13 आता है, 13 प्लस 5 करें तो 18 आता है। तो बिल्कुल इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ऊपर वाली संख्या आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी तीनों ऐड हुआ, अब यहाँ पे भी तीनों ऐड होंगे तो ये ऊपर वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो 7 और 1 8, 8 में क्या ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 ऐड करेंगे। आसान मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका एनालॉजी से लिया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि डॉग डॉग का रिलेशन जो है वो केनाइन से है, तो हॉर्स का रिलेशन किससे होगा। तो देखो डॉग जो है वो केनाइन फैमिली से आता है, ठीक है। केनाइन फैमिली से कौन आता है, डॉग आता है। तो बताओ घोड़ा किससे आएगा, तो आप बोलोगे इक्वेन से, ठीक है। यानी ये जो है इसकी फैमिली को बिलोंग, इसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। केनाइन बेसिकली उन जानवरों को लिया जाता है जिसके वो टीथ, जिससे वो मांस, मतलब मांस का मांस वगैरह खा सकता है, कर सकता है, या किसी को काट सकता है। ये जो दांत होते हैं ना जिनके, ये इधर वाले, वो किस फैमिली से आते हैं, केनाइन फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो डॉग भी उसी फैमिली से आता है। बेसिकली ये फैमिली है और ये वो जानवर है। तो हॉर्स किससे आएगा, इक्वेन से आएगा। घोड़े की जो फैमिली होती है वो ये होती है, ठीक है। तो वैसे भी ये देखो ग्रास खुर ये सब का तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वही एनालॉजी से दिया गया है, और एक आसान सा प्रश्न देखिए कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका कौन से ऑप्शन के साथ होगा। तो देखो सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, पी का अपोजिट के होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, वैसे सी का एक्स, ए का जेड, एम का एन और पी का के। तो मुझे बताओ ये किसके अपोजिट लेटर है। तो एच किसका अपोजिट लेटर है, एस का। जेड किसका है, ए का। ओ किसका है, एल का। जी किसका है, टी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस ए एल टी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। कहने का मतलब है कि गैराज, विमानशाला, नौका घाट और पार्क में से 3 में सिमिलरिटी है कहीं ना कहीं, और एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि गैराज मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आप खड़ी करते हो, ठीक है। और ये जो है हैंगर, जहाँ पर आपकी जो विमान यानी एरोप्लेन वगैरह खड़ी होती है। और डॉक जहाँ पर आपको नौका वगैरह खड़ी होती है। यानी बेसिकली तीनों गिरास एक तरीके से वाहन खड़े करने की जगह है, लेकिन पार्क तो क्या है, घूमने की जगह है, ठीक है। हालांकि लोग तो पार्क में भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा डी, ये डिफरेंट हो जाएगा। हिंदी देखोगे तो आराम से अलग कर दोगे। ये अच्छा प्रश्न है, आप नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना। यहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट बताना है। अब इसमें डिफरेंट बताना थोड़ा सा मुश्किल है। एक नया पैटर्न आपको इस क्वेश्चन में देखने मिलेगा, वो क्या है कि अगर यहाँ से आप देखोगे तो एक एक नया वर्ड आपके लिए निकल के आएगा, वो आएगा बी ओ डबल आर, बी ओ डबल आर ब्यूरो, बी यू डबल आर, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू। इस वर्ड, इस लेटर, इन लेटर से अपने क्या बनाया, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू। एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बिल। बिल जैसे सांप वगैरह रहते हैं, वो बिल मतलब खड्डा है ना, जिसके अंदर वो सांप वगैरह रहते हैं, उसको कहते हैं ब्यूरो। इसी तरीके से यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा NEST, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड। नेक्स्ट घोंसला, आप जानते हो जहाँ पे चिड़िया वगैरह रहती है। यहाँ से आ जाएगा रूफ, छत। यहाँ से आ जाएगा एंड। यानी कहने का मतलब इन लेटर से पहले एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इन लेटर से पहले एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तीन में सिमिलरिटी बनेगी, एक थोड़ा अलग हो जाएगा। तो देखो इन तीन में कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी है। जैसे रूफ के नीचे हम लोग रह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में वो पक्षी वगैरह रह लेते हैं, बिल में सांप वगैरह रह लेते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि एंड जो है वो इन तीनों से एकदम ही अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड। तो एक नया पैटर्न है, तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। लेटर से आपको पहले मीनिंगफुल वर्ड बनाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो रिपीटेड सीरीज है, और करने का तरीका क्या है, टोटल काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो पॉसिबिलिटी है तीन तीन का ग्रुप या
5 5 का ग्रुप, 3 3 का बनाएंगे तो देखो x बिल्कुल 3 का ही बन जाएगा क्योंकि x पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए एक्स डब्ल्यू ए एक्स डब्ल्यू ए एक्स डब्ल्यू ए एक्स डब्ल्यू ए एक्स, तो आंसर आ जाएगा ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, और बाद में एक्स एक्स, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सी रिपीटेड सीरीज ग्रुप बनाओ और अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर ऐसे इजीली हो जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे किधर, 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज का है, जहां पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आपको हिंट को समझना होगा। तो प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखो, तो बी का कितना होता है 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, जे का 10 और एल का 12। यहाँ पे आपको +6 दिखाई दिया, यहाँ पे भी +6 दिखाई दिया, यहाँ पे भी +6 दिखाई दिया। इसका मतलब +6 +6 +6 चल रहा है। तो अगर P की बात करें तो P होता है 18 पर, सॉरी 16 पर। P कितने पर होता है, 16 पर। P 16 पर, R 18 पर, T 20 पर। इसमें +6 करेंगे तो 22, इसमें +6 करेंगे तो 24 और इसमें +6 करेंगे तो 26। तो आ जाएगा 22 का मतलब V, यहाँ पे X और ये Z, V X Z आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और 10 और 11 की दोनों की इंस्ट्रक्शन सेम है कि आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, V X Z यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि कहता है कि 52 और 58, 72, 98 और 152, यानी आपको एक सीरीज दी है जो कि आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है। तो अपन डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 6, ठीक है। आगे डिफरेंस कितने का है, तो आपने बोला सर 14 का, ठीक है। आगे डिफरेंस कितने का है, तो आपने बोला 6 और 2 26 का, और आगे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 54 का। तो यहाँ से क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं कि 6 इंटू 2 किया +2 किया तो 14 आया, फिर 14 इंटू 2 किया -2 किया तो कितना आया, 26 आया, फिर 26 इंटू 2 किया +2 किया तो क्या आया, 54 आया। तो डेफिनेटली अब क्या आएगा, 52 इंटू 2 करने के बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 106। 106 8 होगा किसमें, 152 में। तो आपका आंसर क्या आएगा, 852, 258 आपका आंसर आएगा। जो कि यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये जो ऑप्शन है वो है 258, ठीक है, 258 होगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें थोड़ी सी एरर है, जिसको आपको 298 दे रखा है वहां पे क्या करना है 258। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसे तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न होता है जो कि क्या कहता है, देखिए इफ रेट इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, मंगूज, और मंगूज इज कॉल्ड लॉयन, लॉयन इज कॉल्ड स्नैक, एंड स्नैक इज कॉल्ड एलिफेंट, विच इज रेड एज ए पेट। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पालतू पशु होता कौन सा है, क्योंकि पालतू पशु के लिए बात की गई है। तो इन सब में जो पालतू पशु वो है कौन है, कुत्ता है, ठीक है। और कुत्ते को इसने क्या कहा है, नेवला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मंगोज यानी नेवला। बस इतना ही देखना होता है कि पालतू कौन सा जानवर है, कुत्ता, और कुत्ते को इसने क्या कोड किया है, बस इतना सा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, डाइस दिया गया है, डाइस की दो फॉर्म। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे करते हैं, इनमें देखते हैं कितनी चीजें कॉमन है। तो आपने कहा सर एक तो दो कॉमन है, दो डॉट कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो चीज कॉमन होती है उससे क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2, और ये 6 डॉट है तो 6 लिख दिया और फिर 3 डॉट लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो 2, और 2 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद कितना आएगा 5। आपको किसके पीछे पूछा है, आपको पूछा है 2 इज एट ए बॉटम, व्हाट विल बी एट द टॉप। देखो सीधी सिंपल सी बात है, इस 2 के पीछे वैसे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक नया नंबर होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 के पीछे कुछ ना कुछ नया होगा। ना तो ये 5 होगा, ना ये 1 होगा, ना 3 होगा, ना 6 होगा, ठीक है। तो जब 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, अब देखो इसमें जब नीचे दी गई सतह पे 2 बिंदु होंगे तो ऊपर की सतह पर क्या होगा, देखो ये तो कंफर्म हो गया 3 और 1। और यहाँ पर अगर बात करें तो 6 के अपोजिट तो 1 है, 6 के अपोजिट क्या है 1। तो सीधी सिंपल सी बात है, इस 2 के अपोजिट क्या होगा 4। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि 6 के अपोजिट क्या है 1, तो इस 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तो 1 से लेके 6 नंबर तक की बात कर दी है इसने। जब नहीं करता तो इस जो ये जो कॉमन चीज होती है उसके पीछे कोई भी एक नया नंबर हो सकता है। क्लियर है? फिलहाल 1 से 6 चीजें क्लियर है, तो 6 जब चीजें क्लियर है तो यहाँ पे 4 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 14 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है एक वेन आरेख है, तो आपको बताना है कॉलेज के स्टूडेंट, गायक और नृत्यक। तो सीधी सिंपल सी बात है कि एक स्टूडेंट जो है वो सिंगर भी हो सकता है और डांसर भी हो सकता है। यानी एक स्टूडेंट डांसर और सिंगर दोनों हो सकता है। साथ ही साथ कुछ सिंगर डांसर हो सकते हैं, कुछ डांसर सिंगर हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट डांसर हो सकते हैं। दो दो का रिलेशन भी बनेगा। लेकिन एक ही चीज जब तीनों चीजें हो सकती है, जब एक ही चीज तीनों चीज हो सकती है, तो इसके लिए यही डायग्राम जो है वो परफेक्ट डायग्राम होता है। क्योंकि ये जो चीज है बीच वाला पार्ट, ये किसको बताता है कि वो स्टूडेंट भी है, वो सिंगर भी है और वो क्या है, डांसर भी है। और ऐसा कोई ऐसा डायग्राम नहीं था। चलो इसकी बात करें कि सर ये पार्ट क्या होगा, तो ये पार्ट भी तीनों को दर्शाएगा। लेकिन देखो इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें ये ऑल ले लिया। ऑल लेने का मतलब है कि अगर आप इसको डांसर कहते हो तो आप सारे डांसर को क्या बना दिए, स्टूडेंट बना दिए, और सारे सिंगर को भी आपने क्या बना दिया, स्टूडेंट। तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ऐसा रिलेशन अगर बात करें तो सबसे परफेक्ट रिलेशन इस वेन आरेख के लिए यही होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो मैंने कहा कि एक इंसान तीनों हो सकता है, तो तीनों में अब इन दो में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिखाया इसने। जबकि आपको बताया कि कुछ डांसर सिंगर भी होते हैं, कुछ सिंगर डांसर भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी डांसर होते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट डायग्राम बनेगा। ये तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर अगर डांसर कर दिया तो सारे डांसर को आपने या तो स्टूडेंट बनाया या सिंगर बनाया। ये तीन एलिमिनेट होंगे तब ये निकल के आएगा आपका। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे आपको साइलो का क्वेश्चन दिया है। तो स्टेटमेंट से पहले डायग्राम बनाओ। ऑल पिकॉक आर लॉयंस, तो ऑल पिकॉक आर लॉयंस का ये डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या बोला, सम टाइगर आर पिकॉक, तो सम टाइगर आर पिकॉक बना दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, बस इतनी सी बात, सम लॉयन आर नॉट टाइगर्स। देखो पहली बात तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसी कंसेप्ट से आप इस चीज को गलत कर सकते हो। ऑल टाइगर आर लॉयंस, ऑल टाइगर आर लॉयंस नहीं, बिल्कुल सम टाइगर आर लॉयंस तो ठीक था, लेकिन ऑल टाइगर आर लॉयंस नहीं है। सम टाइगर आर लॉयंस बिल्कुल, देखो सम टाइगर आर लॉयंस अभी मैं बोला था सही है। ऑल पिकॉक आर टाइगर्स, ऑल पिकॉक आर टाइगर्स भी नहीं है, सम पिकॉक आर टाइगर्स है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली थर्ड आपका किस में मिल रहा है, तो ओनली थर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर चलेंगे 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यदि स्किल को 57 और लव को 40 लिखा जाता है तो बताओ LIE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, आप अगर देखोगे कि 57 कैसे आया है, तो ये देखो आपके जो वोवेल है वो होते हैं AEIOU, AEIOU। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, जैसे स्किल में एस का प्लेस वैल्यू ले लिया 19, क्रमांक के का भी ले लिया 11, और आई का इसने क्या लिया अभी डिसाइड करेंगे। एल का इन्होंने क्या लिया 12, आई के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ 12। अगर इनको ऐड करेंगे तो 12 12 24, बारते हैं 36, 36 में से कम कर दो 35, 35 प्लस 20 तो 45, 55 माइनस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 54। अब 54 में क्या ऐड करोगे तो 57 आ जाए, तो आपने बोला सर 3 ऐड करेंगे। अब ये 3 क्या है, 3 है मतलब जैसे ये इसको 1 नंबर दे रहा है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस लॉजिक को। ठीक है, तो इसने आई को क्या दे दिया, यानी जो वोवेल है, वोवेल को तो इस तरीके से कोड कर रहा है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। देखो ये चीज आगे आपको लव में भी दिखाई देगी, जैसे एल का 12 ले लिया, वी का 22 ले लिया, ई का और ओ का बात करें तो ओ का कितना लेगा ये 4, और ई का कितना लेगा 2। अब इनको ऐड करो तो 2 और 2 4, 4 8, 8 2 10 का 0 1, और 2 और 2 4, 40 आ गए। अब बात क्लियर होगी कि हाँ ये लॉजिक इसने लिया है, और ऐसा मैंने क्लास में भी बताया आपको। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो देखो ये तो 12 आएगा ही आएगा, आई का कोड क्या आएगा 3 आएगा, और ई का कोड क्या आएगा तो आपने बोला 2 आएगा, तो 12 और 3 15 और 2 17। ठीक है, 17 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कैलेंडर से लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि बंटी का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था, और राजेश का जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ था।
तो पहली बात तो ये देखो 1980 होने की वजह से ये क्लियर हो गया कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष है, वो वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए अधिवर्ष कहलाता है। और उस वर्ष की खास बात क्या है, उसमें फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है, 29 डेज की होती है। बस उसी चीज को देखते हुए यदि बंटी जो है वो 3 मार्च 1980 को जन्म लेता है, तो राजेश का जन्म उससे 4 दिन पहले, उससे 4 दिन पहले का मतलब राजेश किस कौन से दिन पैदा हुआ, तो आपने बोला राजेश जो है वो 28 फेब को हो गया, ठीक है, 1980 को। अब इसने क्या कहा, यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस शनिवार को था, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, यानी इसने कहा है कि बेसिकली 15 अगस्त है, वो प्रश्न यही है कि 15 अगस्त 1980 का दिन जो था वो था शनिवार, और आपको बताना है क्या 28 फरवरी 1980 का दिन, ठीक है। तो देखो इसको करने का तरीका मैंने बताया, कोड की सहायता से करेंगे। तो कोड की सहायता से करेंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, डेट प्लस मंथ कोड, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। लेकिन एक बात ध्यान से गौर से देखोगे तो यहाँ पे 1980 है और यहाँ पे 1980 है, तो आपको इस फॉर्मूले से केवल ये दो ही चीज काम में लेनी है, आगे की चीज दोनों जगह सेम होने की वजह से काम में नहीं लेनी। यानी ना तो मुझे सेंचुरी कोड चाहिए, ना नंबर ऑफ ईयर चाहिए, ना लीप ईयर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, यानी मंथ कोड चाहिए और डेट, तो डेट तो आपके पास है, मंथ कोड में ले आता हूँ। जब भी ऐसी चीज सिचुएशन आए तो ये फॉर्मूले में ये चीजें हटा दो, इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अब डेट प्लस मंथ कोड की बात करें तो डेट तो आ गई 15, मंथ कोड की बात करें तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कोड होते हैं 733, 614, 625 और 735। देखो हर एक टीचर के अलग अलग कोड होते हैं, ये तो है नॉर्मल ईयर के, ये है लीप ईयर के, इसमें से एक कम कर दो 6 और इसमें कर दो 2, बाकी सारे मंथ के कोड सेम रहते हैं। तो फरवरी का कोड बेसिकली आपके पास क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। क्लियर है बात। तो देखो ये कोड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सब टीचर्स का सेम आएगा, ठीक है। तो डेट आ गया मंथ कोड, पहले यहाँ पे लगाएंगे अगस्त के अंदर, तो अगस्त का कोड क्या है, तो आपने बोला सर अगस्त का, जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, अगस्त का कोड 2 आ रहा है तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है। और तो 15 प्लस 2 17/7 करेंगे, तो 17/7 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3, ठीक है। अब सिमिलरली ये चीज आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये 28 और फरवरी का कोड कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 7, ठीक है, डिवाइड बाई 7। तो आप कहोगे सर ये जो इससे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 2 ही बच जाएगा क्योंकि 28 और 2 30, 7 चौक 28, तो कितना बच गया, 2। अगर 2 का इसने शनिवार बोला है तो सीधी सी बात है 2 का कौन सा वार होगा, तो आप बोलोगे सर 2 का शुक्रवार होगा। क्लियर होगी बात, 2 का कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 18 की ओर। तो जहां पे आपको क्या पूछा है, वाटर इमेज पूछा है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, ये राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता, तो ये जो चीज है जब नीचे दिखाई देगी तो ये इधर छोटी और इधर बड़ी दिखाई देनी चाहिए, बस इसी को चीज को देखिए। अगर बात करूं मिरर इमेज, ये मिरर इमेज हो सकती है, इसकी उल्टी ये हो सकती है, ये हो सकती है। देखो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये टी दिखाई देगा इस तरीके से, ये टी ऐसे दिखाई देगा तो ये ऐसे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो चीज राइट लेफ्ट वाली चीज है, ये राइट में रहेगी, ये लेफ्ट में रहेगी, तो ये राइट में, ये लेफ्ट में, राइट में, ये लेफ्ट में, देखो ये यहाँ पे इसने सीक्वेंस ही बदल दिया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को गौर से देखोगे आप तो इसमें एक छोटी सी गलती क्या की, यही जो एन वाली है, मैंने कहा कि राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है, तो ये पहले छोटा दिखेगा फिर बड़ा दिखेगा। तो देखो पहले बड़ा दिख रहा है फिर छोटा दिख रहा है, पहले बड़ा दिख रहा है फिर छोटा, जबकि पहले क्या दिखेगा, छोटा फिर दिखेगा बड़ा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर होगी बात। वाटर इमेज में राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है, केवल अप एंड डाउन चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 6 लड़कियां एक सर्किल के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है, बिंदु विजी के बाईं ओर है। देखो देखो 6 लोगों के लिए कैसे डायग्राम बनाना है आपको, तो देखो 1 2 3 4, अब 2 लोगों को आमने सामने बिठाना है, कैसे बिठा दो, जैसे मैंने यहाँ बिठाया आप लोग यहाँ पे बिठा सकते हो। फिर इसने क्या कहा, बिंदु इस टू द लेफ्ट ऑफ वीजी, तो वीजी जो है उसके लेफ्ट में कौन है, बिंदु। अगर सेंटर की तरफ अगर फेस होता है इनका
तो ये लेफ्ट चलता है और ये क्या चलता है, राइट। ये ऐसे राइट चलेगा और ये ऐसे लेफ्ट चलेगा। रेखा इज बिन बिटवीन बिंदु एंड मुमताज, तो बिंदु और मुमताज के बीच रेखा बताइए इसने, रेखा, और ये क्या आ जाए, मुमताज। उसके बाद जिसा इज इन बिटवीन वीजी एंड निर्मला, विजी और निर्मला के बीच कौन है, जिसा। ये बन गया डायग्राम। अब इसने क्या पूछा है, मुमताज के लेफ्ट में कौन है, तो ये मुमताज है। मुमताज के इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में कौन है, निर्मला। कौन है, निर्मला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ डिवाइड, गुणा का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो 25 और गुणा का अर्थ इसने क्या बोला, प्लस, प्लस बोला है, ठीक है। 15 और माइनस का इसने क्या बोला है, माइनस का मीनिंग, प्लस का तो गुणा बोला, माइनस का मीनिंग बोला डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड। और फिर डिवाइड का मतलब क्या बोला है इसने, प्लस का गुणा, माइनस का डिवाइड, गुणा का प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस बोला है ना। तो ये आ जाएगा -2 और प्लस का गुणा। ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5, यहाँ से माइनस का 10 और ये प्लस का 25, तो 25 + 5 30, 30 - 10 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर 20 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कंप्लीशन ऑफ फिगर का बताना है कि कौन से आकृति पूरी होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो ये प्रश्न आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कौन से ऑप्शन से ये जो आकृति है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या देखना है, किससे आकृति पूरी होगी। तो देखो ये यहाँ था, सॉरी, ये यहाँ, ये फिर खाली सा दिखाई दिया, फिर ये भरा, ये फिर ये बीच में एक तो थोड़ा सा खाली दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज पार्ट खाली आना चाहिए। इसमें दोनों ही खाली है, इसमें भी खाली। अब या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब बी और डी में से क्या होगा, बी और डी में से आपको पता है कि ये चीज जो है वो पूरी आएगी, ये चीज पूरी आएगी, इसका मतलब ये पूरी आएगी, आधी नहीं आएगी, ये तो इधर आ गई, चलो ठीक है। अब बात करें अंदर की ओर, अंदर की ओर बात करें तो भी तो ये पूरी है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूरी है और इसमें आधी। क्लियर बात। इस प्रकार ये इजी पर्सन होते हैं, बस थोड़ा ऑब्जर्व करके आंसर कर देना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा है। अच्छा पर्सन है, कितने त्रिभुज है आपको बताना है। एक छोटा सा बेसिक जान लो कि जब भी ऐसी आकृति बनेगी तो इसमें 3 त्रिभुज होंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है। तो ऐसे ऐसी आकृति देखो, एक तो ये रही आपकी 3 3 6 3 9 3 12 12 तो ये हो गए, कहीं दिक्कत, बोले नहीं सर। 12 के बाद अगर बात करूं तो ये देखो 13, ये अपना 14, 14 के बाद ये देखो एक 15 और एक ये 16, 16 ये हो गए। 16 के बाद अगर आप आओगे तो देखो 3 ये दिखाई देंगे, तो 16 और 3 19 और 3 ये दिखाई देंगे, तो 19 और 3 22, 22 हो गए। 22 के बाद भी आपको दो और दिखाई देंगे, कौन से, टोटल कितने हो गए 24। क्लियर होगी बात। तो इसमें कितने ट्राइंगल थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 23 की ओर मूव करते हैं। तो 23 जो है वो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। और पेपर कटिंग फोल्डिंग में देखो, अगर गौर से देखोगे तो आपको ये एक डैश दिखाई दे रही है और एक ये डैश यहाँ दिखाई दे रही है। अब सबसे अनफोल्ड होगी इधर, तो अनफोल्ड होगी तो ये लाइन बनेगी, और ये लाइन बनेगी तो आपको कहाँ दिखाई देगी, इस तरीके से, क्योंकि मिरर लगेगा यहाँ, यहाँ मिरर लगेगा तो आपको कहाँ दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक ऊपर की ओर अनफोल्डिंग होगी, तो ऊपर की ओर अनफोल्डिंग होगी तो इधर मिरर लगेगा, इधर मिरर लगेगा, तो ये ऐसे दिखाई देगी आपको, ये ऐसे दिखाई देगी, मतलब इसका मिरर इमेज दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, जो कि किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इसमें तो दो दो है और ये डॉट आपको कहीं और दिखाई नहीं दे रही है और इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आराम से जिधर अनफोल्डिंग हो उधर आपको क्या लगाना है, मिरर लगाना है। क्लियर है बात। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपन 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकली सॉरी, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एडी, गर्दन, जांग, हाथ, पेट, घुटना, कंधा, खोपड़ी, वृक्ष और मुख। कहने का मतलब है कि इसको आपको ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करें तो क्या आता है, खोपड़ी, स्कल, यानी नंबर 3 सबसे पहले आएगा। नंबर 3 सबसे पहले आएगा, मतलब डी गया। उसके बाद क्या आएगा, फेस, बिल्कुल फेस आएगा, यानी 9 आएगा। 9 आएगा मतलब ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, अब उसके बाद 4 2 तक तो मतलब नहीं है चेक करने का, क्योंकि 4 और 2 तो दोनों जगह क्या है, सेम है। अब 4 2 तक सेम है तो उसके बाद यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ तक चीजें सेम थी। अब 2 के बाद 2 क्या है आपका, शोल्डर। शोल्डर के बाद एक जगह तो 6 है, 6 का मतलब क्या है, चेस्ट। और 10 का मतलब क्या है, हाथ। तो पहले चेस्ट आता है, पहले क्या आता है, चेस्ट आता है, यानी 6 आएगा पहले। ठीक है, आदमी की पहले सिर आता है, फिर फेस आता है, इस तरीके से इनको अरेंज करना है। तो इस तरीके से आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 10 में जो है वो तो है क्या, हैंड। हैंड से ऊपर तो होता है चेस्ट, चेस्ट आपका ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि क्या कहते हैं, सीरीज है। और सीरीज को अगर गौर से देखोगे तो ये 161 का लगभग डबल दिख रहा है, लेकिन अगर डबल होता तो ये आता 2 3 2 2 आता है, नहीं -2 की है। आगे चलो तो 320 इंटू 2, ये लगभग इसका दुगना है। देखो अगर दुगना ही करते तो 0 4 3 340 आता, सॉरी 640, क्या था 640, 640 आता, लेकिन माइनस कितना किया है, 4। ठीक है, तो 2 4, अब आगे कितना माइनस होना चाहिए, 6 माइनस होना चाहिए। तो 636 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 का 2 1, 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13, -6 करेंगे तो 1368 आपका आंसर आएगा। 1368, 2 4 8 भी तो माइनस हो सकता है, 8 भी माइनस हो सकता है, लेकिन गलती क्या कर दी, देखो 336 गुणा 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 1, 6 और 1 7। ठीक है, ये 1272 है भाई, 1272, 1272 -6। अब या तो देखो -6 होगा या फिर -8 भी हो सकता है, लेकिन 6 माइनस करने पे तो आंसर आ नहीं रहा है। 6 माइनस करेंगे तो 1200 कितना आएगा, 76 12 76। लेकिन एक ऑर्डर और बनता है कि 2 2 का डबल 6 4 और 4 का डबल 8 हो जाए। 8 अगर माइनस होगा 1272 में से तो आपका आंसर नंबर डी बन जाएगा, आंसर नंबर डी बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस देखना था, तो 2 4 के बाद 6 भी माइनस हो सकता, 8 भी माइनस होता था, लेकिन 6 से आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसने 8 वाला लॉजिक लिया कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, वो 8 का के बाद कितना माइनस होगा, 16 माइनस होगा, इस तरीके से चलेगा। क्लियर होगी बात। ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।